हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 का टेस्ट नंबर 6। इससे पहले हम लोग जो है वो 5 टेस्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उनका डिस्कशन हमने कर लिया और आज की क्लास के अंदर हम 6 टेस्ट जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हाँ जी। अगर कोई भी पर्सन जो अभी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उसको मैं बता दूं कि हम लोगों ने जो है वो पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 कॉमर्स की जो है वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो मॉर्निंग के अंदर हमारे टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो उसके अंदर हम टेस्ट डालते हैं मॉर्निंग में और इवनिंग के अंदर उसका जो है वो एक्सप्लेनेशन का वीडियो हम डालते हैं। तो अगर आपका भी पेपर है अभी अक्टूबर के अंदर जो है वो 17 अक्टूबर को पेपर जो है कॉमर्स का, या फिर अगर आप भी जो है वो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप चेक किसी भी स्ट्रीम से हैं, तो आप जो है वो आप भी जो टेस्ट है इसके अंदर हिस्सेदारी ले सकते हैं। ओके, आपका प्रैक्टिस है और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे जाके आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप हमारे टेलीग्राम के जो ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। देन उसके बाद में वहां पे आपको टेस्ट मिलेगा। जैसे मैं टेस्ट पोस्ट करता हूं देन आपको वो टेस्ट को क्या करना है, सोल्व करना है और उसके आंसर जो है वो लिख के रखिएगा। ओके, देन उसके बाद जब मैं एक्सप्लेनेशन का वीडियो आपको डालूंगा तो आप उसको मैच कीजिएगा और अपनी परफॉर्मेंस को अप्रेस करके देखिएगा कि आपके कितने ठीक बैठते हैं। इससे आपको 2 फायदा होगा। पहला तो ये है कि आपका टेस्ट में आपका प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगा और प्रैक्टिस अच्छी होगी तो नेचुरल बात है जब एग्जाम के अंदर आप बैठेंगे तो वहां पे आपको कुछ अटपटा नहीं लगेगा। दूसरा बड़ी बेनिफिट इसका ये है कि अभी से आप जो है वो डायग्नोज कर सकते हो कि किस टॉपिक के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक को जो है कहां पे आपको ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है, तो वो चीज भी हो जाएगी। तो दोनों आपको फायदे हैं, ठीक है। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आपको जरूर हिस्सा लेना चाहिए इसके अंदर। ओके, और टेस्ट को कीजिए आराम से, देन इसके बाद परफॉर्मेंस को अप्रेस करके और कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो क्या ठीक हुए हैं। ओके, हाँ जी सर, चलो हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो है ये रीइंफोर्समेंट। बोलता है रीइंफोर्समेंट जो हम देते हैं, जैसे एक तरह से मोटिवेशन हो गया, ठीक है, हम किसी पर्सन को क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, किसी पर्सन को मोटिवेट कर रहे हैं, किसी पर्सन को परसुएड कर रहे हैं। तो बोलता है जो रीइंफोर्समेंट है वो दी जाती है इज प्रोवाइडेड बाय एनी फैक्टर जो इंक्रीज करता है प्रोबेबिलिटी दैट ए रिस्पॉन्स विल बी रिपीट, कि एक पर्सन जो है वो अपने जो उसने पहले रिस्पॉन्ड किया और हम वही चाहते हैं कि वो बारी बारी वैसे ही करे कि वो रिपीट करेगा। विच इज द फॉलोइंग कैन बी फैक्टर ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो इनमें से कौन सा रीइंफोर्समेंट का फैक्टर है? प्रेजल। हाँ जी, अगर आप किसी पर्सन को जो है वो क्या करेंगे, प्रेज करेंगे, ठीक है, तो नेचुरल बात है जो आप चाहते हैं वो डिजायर्ड एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। टोकन अवार्ड, सिंपली सक्सीडिंग इन टास्क, ये सब जो है ये सब आपका रीइंफोर्समेंट का मोड है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, डी। चलो जी आगे नेक्स्ट। वाइल कंपेयरिंग, बोलता है वाइल, एक मिनट रुकिएगा, वाइल कंपेयरिंग हियरिंग एंड लिसनिंग, 2 वर्ड है, एक होता है हियरिंग और एक होता है लिसनिंग। हियरिंग का मतलब क्या होता है, सुनना। इट इज ए फिजिकल एक्टिविटी। हियरिंग जो है वो क्या है, एक फिजिकल एक्टिविटी है जिसका मतलब होता है ओनली क्या, सुनना, ठीक है। आप अपने ईयर से जो है वो क्या करते हैं, हियर करते हैं। ओके, तो हियरिंग इज ओनली जस्ट ए फिजिकल एक्टिविटी। जबकि अगर बात करूं लिसनिंग, लिसनिंग के अंदर चीजों को पहले हम सुनते हैं और सुन के फिर उनको क्या समझते भी हैं। तो बोलता है वाइल कंपेयरिंग हियरिंग एंड लिसनिंग वी कैन से, तो हम ये बोल सकते हैं कि हियरिंग जो है वो ओनली एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि लिसनिंग जो है वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। क्योंकि लिसनिंग के अंदर आप चीजों को सुनकर हेयर करके और फिर आप क्या करते हैं, उनको समझने का काम करते हैं। दैट मींस हियरिंग एक शॉर्टर टर्म है और जबकि लिसनिंग जो है वो एक वाइडर टर्म है। हियरिंग एक्चुअल में पार्ट है किसका, लिसनिंग का। तो हियरिंग जो है वो आती है किसमें, लिसनिंग के अंदर। आगे बढ़िए नेक्स्ट। इन द 2 सेट आपको दे रखे, एक है आपका मेथड टीचिंग और एक देखे इसमें फैक्टर। तो आपको इसको जो है वो क्या करना है, आपस में मैच करना है। मैंने आपको बता रखा है जब कभी भी ऐसा मैचिंग का क्वेश्चन है तो हमेशा बड़ी टर्म को जो है पढ़ना चाहिए। सबसे पहले बड़ी टर्म क्या बोलती है, कोई एक ऐसा मेथड है जो प्रमोट करता है स्टूडेंट को ऑटोनॉमी देता है एंड एनहांस द लर्निंग। ऑटोनॉमी की आपका आप जैसे पढ़ना चाहे वैसे आप कर सकते हो। तो ये होता है कौन सा, पर्सनलाइज। ओके, ओपन एंडेड एंड कोलैबोरेटिव एक्सचेंज आइडिया। अगर आप जो है मान लीजिए कोई एक ऐसा मेथड है जो स्टूडेंट्स को जो है वो क्या करता है, ओपन एंडेड और कोलैबोरेटिव एक्सचेंज ऑफ आइडिया का जो है वो उसको चांस देता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्कशन। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग जो है वो पार्ट है किसका, डिस्कवरी मेथड का। सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन जो है वो है किसका, एक्सपोजिटरी। तो ओवरऑल मिलाकर के इसका जो आंसर बनता है आपका वो क्या है, ए का डी, फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, देन बी, देन ए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है ये, अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ द क्लासरूम टीचिंग। जब आप क्लासरूम टीचिंग करते हैं तो वहां पे कौन कौन सी एक्टिविटी को आप परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आप जो है वो करते हैं क्या, प्लानिंग। जब भी क्लासरूम के अंदर हम जाएंगे उससे पहले हम लोग जो है वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, अपना मटेरियल हम जाएंगे प्रिपेयर करके जाएंगे, फिर वहां पर जाकर अपना मटेरियल क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। देन उसके बाद में जो काम हुआ है उसको क्या एनालाइज करेंगे और फिर क्या करेंगे, अगर लगता है उसमें कुछ चेंज करना चाहिए तो उसमें मॉडिफिकेशन या इंप्रूवमेंट करते हैं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, 3-1 आंसर बनेगा ये। सबसे पहले सेकंड एक्टिविटी, फिर आपका थर्ड, फिर फर्स्ट और फिर फोर्थ एक्टिविटी।
चलो जी आगे बोलता है इन इंट्यूटिव थिंकिंग, बोलता है इंट्यूटिव थिंकिंग एक आपका प्रोसेस है लर्निंग का। इसमें लर्नर टिपिकली फोकस ऑन वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समवन, लर्नर जो है वो अपना पूरा फोकस एक ही कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर करता है, ठीक है, एंड बेस देयर डिसीजन और जजमेंट ऑन दैट वन कैरेक्टरिस्टिक, और अपने जजमेंट जो है वो उसी एक कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर जो है वो क्या करता है, देता है। मतलब आप जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर आप एक पर्सन का एक ही फैक्टर जो है उसी के ऊपर फोर्स कर रहे हैं, रादर देन कंसीडरिंग मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक, जबकि उस पर्सन के मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक है लेकिन आप किसी एक फैक्टर को पकड़ के बैठ गए, तो इसका मतलब आप जो है आपने अपना पूरा ध्यान कहां पे क्या कर दिया, आपने अपना पूरा ध्यान जो है वो क्या कर दिया, सेंट्रलाइजेशन कर दिया, मतलब सेंट्रिक कर दिया। तो इसको बोलते हैं क्या, सेंट्रेशन। सेंट्रेशन मतलब जब हम अपना पूरा फोकस किसी एक ही चीज के ऊपर करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेंट्रेशन। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, सी। चलो जी आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, कौन सा एप्रोप्रिएट मेथड है टू इम्पार्ट ट्रेनिंग फॉर द एसपीएसएस। देखो एसपीएसएस बेसिकली क्या, एक सॉफ्टवेयर है जिसका फुल फॉर्म मैंने लिखा है यहाँ पे, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। ओके, दैट ये एक आपका सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर का अगर आपको सिखाना है लोगों को, ठीक है, कोई नया सॉफ्टवेयर आया और उसके बारे में अगर आपको जो है वो क्या देनी, ट्रेनिंग देनी है, तो ट्रेनिंग के लिए जहां पे थोड़ा सा ट्रेनिंग वर्क आ जाए तो वहां पे आपका जो है वो क्या चलता है, वहां सेमिनार नहीं चलता, वहां पे चलता है आपकी क्या, वर्कशॉप। तो इसका आंसर जो बनता है ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, आपका वर्कशॉप से। तो अगर आपको कोई एसपीएसएस, कोई मान लीजिए कोई नया सॉफ्टवेयर आया या कोई नई टेक्निक आई, अगर वो लोगों को क्या करनी है, सिखानी है, उसको इंपार्ट करना है, तो उसके लिए जो आप गैदरिंग करते हैं उसको बोलते हैं आप लोग क्या, वर्कशॉप। चलो जी आगे, रिकॉग्नाइजिंग आवर ओन वैल्यू, रिकॉग्नाइज करना अपनी खुद की वैल्यू इन परस्यू ऑफ द रिसर्च इज असेंशियल, वो बहुत ही असेंशियल, बिकॉज इट अलाउ अस टू बी होनेस्ट, क्योंकि ये अपने को जो है वो अलाउ करता है कि हम होनेस्ट हो विद आवरसेल्फ, हम खुद के साथ में होनेस्ट हो अबाउट व्हाट मे इन्फ्लुएंस आवर रिसर्च, जो हमारी रिसर्च को जो है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करे। तो आंसर जो आएगा इसका वो क्या आएगा, बी आएगा। आगे, रिसर्च इज नॉट कंसिडर्ड एथिकल, एक रिसर्च को एथिकल नहीं माना जाएगा। क्यों, कब नहीं माना जाएगा, देखो जब भी आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करते हुए आप लोग डेटा कलेक्शन करते हैं, और डेटा अलग अलग लोगों से आप क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, जिसके बेस पर आप जो है अपनी कुछ कंक्लूजन देते हैं। जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, ठीक है, जो आपने डेटा कलेक्ट किया या जिन लोगों से आपने ऑब्जर्वेशंस लिए, ठीक है, तो उनके बारे में जो है वो आपको क्या, आपको प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने कोई रिसर्च किया, ठीक है, और आपने जिन लोगों को डेटा इकट्ठा किया उन्होंने मना किया था कि हमारा नाम जो आप आगे डिस्क्लोज मत करना, बट आपने सबका नाम जो क्या कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, तो वो आपके एथिकल रूल्स के जो है वो क्या है, खिलाफ है। तो बोलता है रिसर्च इज डज नॉट कंसीडर एथिकल इफ इट डज नॉट एंश्योर प्राइवेसी, अगर आपकी रिसर्च प्राइवेसी या एनोनिमिटी ही नहीं दे पाई तो इसका मतलब आपकी रिसर्च जो है वो क्या है, एथिकल नहीं है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल नॉन रैंडम, नॉन रैंडम मतलब जो रैंडम सैम्पलिंग का मेथड नहीं है, नॉन रैंडम, तो उसके अंदर जो आएगा वो कौन सा आएगा आपका, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस के अंदर आप जो है हर एक आइटम को इंडिपेंडेंट जो है वो राइट नहीं होता सिलेक्ट होने का। क्यों, क्योंकि वहां पे आप अपनी कन्वीनियंट, जो रिसर्चर होता है वो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग देखता है। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, ए। आगे, इफ इट इज एज्यूम, अगर ये एज्यूम किया गया कि कम्युनिकेशन हैज नो बिगिनिंग, कम्युनिकेशन की ना तो कोई बिगिनिंग है और ना ही कोई एंड है, इसका मतलब क्या है, कम्युनिकेशन एक पूरा प्रोसेस है जो लगातार चलते रहेगा। तो आंसर क्या आएगा, प्रोसेस। आगे, द असेंशियल कंपोनेंट, अब ये ध्यान देना, मैंने यहां पे वैसे लिख भी दिया है, बोलता है असेंशियल कंपोनेंट क्या है, कम्युनिकेशन के, कम्युनिकेशन के असेंशियल कंपोनेंट की बात हो रही है। अब मेरी एक बात समझिएगा, यहां असेंशियल कंपोनेंट की बात हो रही है, ना कि प्रोसेस की बात हो रही है। कंपोनेंट मतलब जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो किन किन चीजों का जो है वो होना जरूरी है, ठीक है। तो बोलता है सोर्स होना चाहिए जो मैसेज भेजेगा, ठीक है, मतलब जहां से मैसेज आएगा, मैसेज होना चाहिए, एक पूरा इंटरफेस होना चाहिए आपके पास में जहां पे आप लोग जो मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे, एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए और कंटेक्स्ट होना चाहिए, किस कंटेक्स्ट के अंदर मैसेज किया गया। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ए। मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं, आपको यहां पे फोकस करना है, यहां बात हो रही है असेंशियल कंपोनेंट की, नोट प्रोसेस, प्रोसेस की बात नहीं हो रही है, ओनली कंपोनेंट्स की बात हो रही है, ओनली पार्ट्स की बात हो रही है। ओके, कि कम्युनिकेशन जब आप करते हैं तो उसके अंदर किन किन कंपोनेंट्स का होना जरूरी है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बोलता है मैसेज कैन ओनली बी डीम्ड इफेक्टिव, एक मैसेज को इफेक्टिव कब माना जाता है, जब भी आप किसी मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं तो उस मैसेज का इफेक्टिव होना, कब आप बोलते हैं कि वो इफेक्टिव है, तो हम बोलते हैं मैसेज को इफेक्टिव माना जाएगा इफ इट इज अंडरस्टूड बाय द रिसीवर एंड प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिस्पॉन्स, अगर उसको जो है वो रिसीवर ने रिसीव करके अंडरस्टूड भी कर लिया, समझ भी लिया और उसके ऊपर डिजायर्ड रिस्पॉन्स भी दिया, बोलते हो फीडबैक भी दिया, तो माना जाएगा कि जो आपका मैसेज है वो क्या है, इफेक्टिव है। आंसर क्या आएगा, सी। आगे, आपको ABC 3 का, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आया है, इसके अंदर आपको जो है वो 3 ABC का एवरेज दिया हुआ है कितना, 50। अगर D जो है उसका टोटल नंबर जो है वो कितना है, 10। अगर D जो है वो 10 है तो आपको बताना है ABCD नया एवरेज जो है वो क्या होगा। देखो ABC तीनों का जो एवरेज है
इनका अगर मैं एवरेज की बात करता हूं तो वो इन तीनों का जो है वो दिया हुआ है कितना 50। अब एवरेज जो है वो कैसे निकलता है, तीनों को जोड़ के अपॉन में 3 करेंगे तो एवरेज निकलता है। तो इन तीनों को जोड़ के जो मैंने अपॉन में 3 किया तो ये मेरा आ गया कितना 50। अगर मैं इनके टोटल की बात करता हूं तो इनका टोटल जो है वो क्या होगा 50 इंटू में इसको मल्टीप्लाई कर लूं, 50 इंटू में 3 मतलब 150। अगर इसमें डी जोड़ दूं, डी कितना है 10, तो टोटल कितना आ गया 160। ये टोटल है किसका, 4 का। इसमें कितने आपके जो है वो वेरिएबल्स हैं 4, तो 160 अपन में 4 करूंगा आंसर क्या आ जाएगा 40। तो नया अगर डी जो कि जिसकी वैल्यू जो है वो कितनी है 10 है, अगर मैं उसको ए बी सी की वैल्यू के अंदर जो मैं क्या करता हूं ऐड करता हूं तो मेरा नया जो एवरेज आएगा ए बी सी डी चार को मिला करके वो क्या आएगा 40। तो आंसर जो आएगा 13 का वो क्या है बी। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको जो है ये स्टेटमेंट को आप पहले ध्यान में लेके आए और फिर आपको जो है इसका बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो किस कॉन्सेप्ट की बात कर रही है। बोलता है ए वाटर बफेलो लुक समथिंग लाइक ए काउ, जो वाटर बफेलो होती है वो आपको देखने में काउ जैसे लगेगी, एंड दैट सच बफेलो आर प्रेजेंट इन सर्टेन प्लेस इन द कंट्री साइड, और वो आपको जो है वो कंट्री के बाहर जो मतलब कंट्री साइड पे जो है जनरली देखने को मिलेगी, जंगलों के अंदर जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, व्हेन आउट इन द कंट्री साइड, जब हम गए वहां पे, ही रिकॉग्नाइज दैट द थिंग्स ही सीइंग इज सिमिलर टू ए काउ देयरफॉर इट इज ए वाटर काउ। जैसे मान लीजिए हम लोग जो है मैंने आपको जो है इंडियन लॉजिक पढ़ाया और इंडियन लॉजिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि नॉलेज को गेट करने के आपके पास में 6 जो है वो आपके पास में क्या होते हैं सोर्स होते हैं, और उसके अंदर थर्ड जो सोर्स होता है वो होता है कौन सा, उपमान। उपमान का मतलब क्या, कंपैरिजन। जब हम नॉलेज को गेन करते हैं कैसे, एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ में कंपेयर करके, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उपमाना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, मैंने आपको बताया था कि जी हमने एस्ट्रोनॉट से पूछा कि भाई बताओ चांद कैसा लगता है, तो उसने बोला कि चांद, बोला जी रेगिस्तान जैसा है। दैट मींस कि उसने चांद को रेगिस्तान के साथ में क्या कर दिया, कंपेयर करके बताया। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, हमने पूछा कि जैसे वो जो अपनी नील गाय होती है, तो नील गाय का एग्जाम्पल पूछा कि नील गाय कैसी दिखती है, तो एक पर्सन ने बताया जी नील गाय जो है वो काऊ जैसी होगी। ठीक है, अब वो पर्सन कल को जंगल में गया, उसने काऊ जैसा अगर कोई ऑब्जेक्ट देखा, उसको देख के वो अगर वो इन्फ्रेंस निकालता है अपना और बोलता है कि जी ये तो क्या नील गाय है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उपमाना। क्या बोलते हैं, उपमाना। उपमाना बोले तो कंपैरिजन। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ शब्द। शब्द अगर हम बात करते हैं शब्द, ठीक है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या ट्रू है। सबसे पहला, शब्द इज थॉट ऑफ एज ए ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर कंटेंट। शब्द बेसिकली देखो, शब्द के अंदर मैंने वर्बल टेक्सोनोमी जो है वो भी बोलते हैं इसको, तो हम लोग जो वो बोलते हैं शब्द के बारे में कि ये क्या होते हैं, किसी पर्सन ने अपने कोई शब्द बोले, ठीक है, और हमने उसके ऊपर ब्लाइंडली क्या कर लिया, फेथ कर लिया, उसको बोलते हैं क्या, शब्द। तो बोलते हैं शब्द जो है वो क्या है, ये थॉट होती है ऑफ एज ए ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया था। बिल्कुल सही बात है। फिर बोलते हैं ए पर्सन अटेन एन एक्यूरेट कॉग्निशन थ्रू सम प्रमाण टोकन। बिल्कुल ये भी सही बात है। हम एक्यूरेट कॉग्निशन, तो कॉग्निशन मतलब नॉलेज तो वहीं से गेन करते हैं। फिर बोलता है शब्द हैज द वाइडेस्ट रेंज ऑफ एनी सोर्स ऑफ नॉलेज। शब्द जो है उसकी वाइडेस्ट रेंज है किसका, एनी सोर्स ऑफ नॉलेज, फार आउटस्टिपिंग व्हाट वन मे नो फ्रॉम पर्सनल परसेप्शन, इन्फ्लुएंस और एनालॉजी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके अंदर जो है देखो सबसे पहले में तो क्या होता है, प्रत्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो है वो क्या होता है कि आप खुद देखते हो सेंसिस से कितना देख लोगे। लेकिन शब्द के अंदर अगर मैं बात करूं तो शब्द के अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर बहुत लोगों ने अपनी अपनी कुछ बातें बोली है, तो वहां सबसे आपको नॉलेज गेन हो सकती है, क्योंकि जो भी पर्सन ने किसी ने कुछ ऑब्जर्व करके अगर आपने कोई बात बोली जिसके ऊपर आप क्या रिलाई कर सकते हो, तो वही क्या बन जाएगा, आपका नॉलेज बन जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं शब्द का क्या वाइडेस्ट रेंज है ऑफ एनी सोर्स ऑफ द नॉलेज। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़िए, अब ये स्टेटमेंट दिया, बोलता है ऑल बुक आर स्टोन, तो मैंने बना लिया ऑल बुक आर स्टोन। ओके, ये बुक्स है, ऑल बुक स्टोन का पार्ट है, और ऑल स्टोन आर पेपर, और सभी स्टोन जो पेपर का पार्ट है। तो आपको यहाँ पे कंक्लूजन बताना है और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा फॉल्स है। बोलता सम पेपर आर बुक्स, जब सारी बुक्स जो है वो पेपर का पार्ट है तो नेचुरल बात है कि कुछ पेपर जो हैं वो बुक्स होंगे। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, मतलब ये फ्लो हो रहा है। फिर सम पेपर्स आर स्टोन, कुछ पेपर जो है स्टोन का पार्ट है। जब सारे स्टोन पेपर का पार्ट है तो नेचुरल बात है कुछ पेपर जो है वो स्टोन तो होंगे। ये भी एकदम क्या है, सही है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, इफ बोथ 1 and 2 फॉलो, के दोनों जो है वो फॉलो हो रहे हैं। आगे बोलता है द जनरल टर्म यूज फॉर द सॉफ्टवेयर दैट कैन बी कॉपी एंड यूज विदाउट पेमेंट, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आप जो विदाउट पेमेंट जो वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, टू द ऑथर ऑल्दो देयर मे बी सम रिस्ट्रिक्शन, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, फ्रीवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है जो आपको फ्री के अंदर मिले तो उसको जनरली बोलते हैं आप लोग क्या, फ्रीवेयर। आगे बढ़े, द मेटल डिस्क विच आर परमानेंटली हाउस इन सील एंड कंटेमिनेशन फ्री कंटेनर, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे, इफ इट कंटेन बटन, कौन सा ऐसा बार होता है जिसके अंदर जो है वो क्या होता है, बटन होते हैं एंड मेन्यू होता है, दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड, जिसको जो हम
जो है रेगुलरली जिसको यूज करते हैं उन कमांड्स को, तो वो कहां पे आपको मिलती है? वो मिलती है अपने को कहां पे? टूल बार के अंदर। आगे एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, हम लोग जो है वो एनवायरमेंट का जो है वो इंपैक्ट हम चेक करते हैं, मतलब हम यहाँ पे बेसिकली जो है वो देखते हैं कि हमारे एनवायरमेंट के ऊपर जो है वो क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो बोलते हैं एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जो की जाती है वो ऑब्जेक्टिव है किसका? इज एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द पॉसिबल चेंज इन द एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के अंदर आप क्या क्या देखते हो? हम लोग वहां पे देखते हैं क्या क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में क्या चेंज हुआ, बायोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का, सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक का, ये सब के बारे में जो है वो चर्चा होती है। तो आंसर जो आएगा वो क्या? ऑल ऑफ द अबव। तो बोलते हैं एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है ऑफ द पॉसिबल चेंज इन द किसमें? तीनों के अंदर। आगे बढ़े, चिपको मूवमेंट जो है वो उत्तराखंड के अंदर स्टार्ट हुआ था। तो बोलते हैं चिपको मूवमेंट बेसिकली टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट ओरिजिनेटेड इन 1974 इन कहां पे? उत्तराखंड। तो आंसर जो आएगा वो क्या? ए। आगे मेन रीजन जो है फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो लगातार क्यों बढ़ रही है? तो धरती का तापमान जो है लगातार क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मेन रीजन जो है वो क्या? इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक CO2, एयर के अंदर जो है वो एंथ्रोपोजेनिक CO2 जो है वो क्या हो रही है? लगातार आ रही है, उसकी वजह से जो है वो क्या हो रहा है जी? आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रही है। तो आंसर जो आएगा वो क्या? ए। आगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक लैंग्वेज, इनमें से किस लैंग्वेज के अंदर दी कैनोनिकल टेक्स्ट सच एज द ये त्रिपिटका ऑफ द थेरावादा बुद्धिज्म आर मेंटेन? तो ये पाली लैंग्वेज थी, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पाली लैंग्वेज के अंदर बेसिकली ये हुआ था, ठीक है। आगे व्हाट नालंदा यूनिवर्सिटी वाज द ईस्ट इंडिया, नालंदा यूनिवर्सिटी जहां पे जो है वो ईस्ट इंडिया में पाई गई। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वाज ऑफ द वेस्ट, तो वेस्ट इंडिया किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं हम किसको? वल्लभी, ये ध्यान रखना। तो वो आया था ना अपना चाइना से एक जो पर्सन आया था जो यहाँ पे आ गया और बुद्धिस्ट सिस्टम वो सीख के गया, ह्यून सेंग, ठीक है। तो उसने ये बात जो है वो बोली थी, ध्यान रखना इस बात को। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी फेमस फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म, तांत्रिक बुद्धिज्म की जो शिक्षा जहां पे दी जाती है तो उसके लिए सबसे फेमस यूनिवर्सिटी जो थी वो कौन सी थी? वो थी आपकी कौन सी? विक्रमशिला। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? ए। ओके, हाँ जी, लो जी, ये हमारे 25 क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आपको अब करना क्या है? आपको इनको कंपेयर करना है। आपने इनके जो आंसर किए थे उनके साथ कंपेयर कीजिए और कंपेयर करके आप बताइएगा कि आपके कितने जो है वो सही बैठते हैं। असेसमेंट जरूर करें, मैं आपको बोल रहा हूं। डायरेक्टली वीडियो लगाएंगे ठीक है, आप लगा लीजिए, लेकिन अगर आप खुद पहले क्वेश्चन करके देन वीडियो लगाते हैं तो उससे बेनिफिट बहुत होगा आपको, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपकी गलती क्या है आखिर। ओके, मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया, बट वो चीज नहीं निकल के आएगी। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप जो है वो पहले क्वेश्चन को करें, टेलीग्राम से उसको डाउनलोड करके उसको आप क्वेश्चन करें। क्वेश्चन करने के बाद देन उसके बाद में आप जो है वो क्या करें? वीडियो देखें और उसके साथ में क्या? असेसमेंट करें, तो आपको ज्यादा उसमें बेनिफिट मिलेगा। ओके, हाँ जी, बाकी आप ज्यादा समझदार हैं तो आपको मालूम है कि आपके लिए क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। मैंने बस अपना व्यू बताया, तो आप बाकी देखिएगा। ओके, हाँ जी सर, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।